तीसरे अध्याय का नाम है आरंभिक नगर। आप सभी को जानकर यह हैरानी होगी कि तीसरे अध्याय में जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को जानने वाले हैं। और तमाम विद्यार्थियों के मन में यह डाउट रहता है कि सर ये सिंधु घाटी सभ्यता अलग है क्या, हड़प्पा सभ्यता अलग है क्या, कांस्य युगीन सभ्यता अलग है क्या, प्रथम नगरीय सभ्यता अलग है क्या, नदी घाटी सभ्यता अलग है क्या। तमाम डाउट जो है बने रहते हैं। और प्राय अगर इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहो तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी बताना पढ़ाना। तो इसका अर्थ यह है कि आपको जो है इसके विषय में पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इन सभी बिंदुओं को भी हम लोग समेटते चलेंगे। एनसीईआरटी ने भले ही जो है अपना दायरा सूक्ष्म कर रखा है, भले ही जानकारियां कम दे रखी हैं, भले ही चीजों को जो है अफवाहों को यानी कि तरह तरह के जो बातें हैं उनको भर रखा है, तो आपकी परीक्षा में कम ही मात्रा में फैक्ट मिलेगा क्योंकि यह क्लास 6 वाले बच्चों के लिए लिखी गई है ना। तो ऐसे में हम सभी जो है कुछ चीजें अलग से भी जोड़ेंगे चीजों को समझने के लिए, चीजों को जानने के लिए। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। जब इतनी बात आप समझ लेते हो तो आप जो है आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। क्या देखेंगे? नामकरण। तो अभी जो मैंने जितने भी नाम बताए सब इसी के ही नाम हैं और इसकी जो है तमाम प्रकार की विशेषताओं के कारण जो है इसे भिन्न भिन्न नामों से जो है जाना जाता है, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। जैसे ई आदमी अगर आप दिख रहा होगा, ई वाला आदमी, तो ई कह रहा है कि हमारे पास जो है 10 मूड़ी है। तो इसी आधार पर हमको जो है दशानन बुला दिया जाता है। लोग हमें जो है दशानन वगैरह कह के बुला देते हैं क्योंकि मेरे पास विशेषता है कि मेरे पास जो है 10 शीश है और इसी विशेषता के आधार पर मुझे क्या कह देते हैं लोग, तो मुझे जो है दशानन कह देते हैं। ये चित्र जो है मैंने फालतू का नहीं लेकर आया है। और दशानन रावण के पर्यायवाची में से दशानन एक शब्द आ जाएगा। अब आपको तुरंत जो है सर्च करना है या अपनी कॉपी किताब वगैरह में देखना है कि दशानन का पर्यायवाची या रावण का पर्यायवाची और क्या क्या है, तो आपको तुरंत देख लेना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इधर आप देखोगे तो इधर एक नेता है, ये कह रहा है कि मैं जो है लंबी लंबी फेंकता हूं, है ना, इसलिए मैं लंबी लंबी फेंकता हूं, इसलिए मेरा नाम क्या हो गया? फेंकू, है ना। तो ये फेंकू हो गया क्योंकि ये लंबी लंबी फेंक रहा है और फेंकने की विशेषता के आधार पर इसे क्या नाम दिया जा रहा है? फेंकू। क्या? फेंकू नेता, है ना। तो ये फेंकू कहला रहा है, नेता कहला रहा है। समझ में आई बात। इसके पास जो है 10 गो मूड़ी है ना, 10 गो मूड़ी है, उसी के आधार पर इसका का नाम पड़ जा रहा है, तो इसका नाम पड़ जा रहा है दशानन। और ये आदमी जो है ये लंबा लंबा फेंक रहा है, खूब फेंक रहा है, झूठा फुरी जौने पा रहा है तौने फेंक रहा है। तो इस आधार पर जो है इसका नाम क्या रख दिया गया? तो इसका नाम फेंकू नेता रख दिया गया, है ना। तो इसी आधार पर, जैसे इसी आधार पर इनकी विशेषताओं के आधार पर इनका नाम पड़ रहा है। जैसे आप सभी अभी अपने गांव में कोई बड़ा सा जो है ना, पत्थर टाइप का उठा दो या टंकी टाइप का उठा दो या कोई बाइक वगैरह उठा दो, तो आपको जो है लोग कहने लगेंगे कि ये बाहुबली है, बहुत बड़ा बड़ा बोझा वगैरह उठा ले रहा है। तो आपकी विशेषताओं को आदमी देखता है और उसी आधार पर जो है आपका नाम वगैरह पड़ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब आपका जन्म होता है तो कोई अगर शनिवार के दिन पैदा होता है तो उसका नाम शनिदेव या शनिचर वगैरह रख देते हैं। और कोई संडे वगैरह के दिन होता है तो उसका अलग नाम गढ़ दिया जाता है। कोई रात में अगर पैदा होता है तो उसका नाम जो है कल्लू कलुआ वगैरह रख दिया जाता है। तो तमाम प्रकार की विशेषताओं के आधार पर जो है जिस तरीके से ये नाम पढ़ रहे हैं उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का भी नामकरण होगा। सबसे एक एक पॉइंट को जो है हम लोग जानते चलते हैं, है ना। एक एक पॉइंट को जो है समझते चलते हैं कि इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों? इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? तो आप शुरुआत में देखोगे जितने भी स्थल खोजे गए या पाए गए वह सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे ही मिले हैं, उन्हीं के किनारे ही पाए गए हैं।
आपसे जो मैं ये बता रहा हूं, आपसे आपकी परीक्षा में जो है स्टेटमेंट के तौर पर जो है दे दिया जाएगा, कथन के तौर पर दे दिया जाएगा, और अच्छों की जो है ये दिमाग वगैरह जो है हिल जाएंगे, अच्छों का जो है बुखार आ जाने वाला है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि आरंभिक जितने भी नगर खोजे गए या प्राप्त हुए वह ज्यादातर सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे ही मिले हैं। तो इसलिए इसलिए इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आ गई ना विशेषता कि सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है आरंभिक कुछ नगर जो है मिले या प्राप्त हुए, तो इसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो आप देखोगे सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई होती है वह कौन सा स्थल होता है, तो वह होता है हड़प्पा। यानी कि सर्वप्रथम जिस नगर की खुदाई होती है, जिस स्थल की खुदाई होती है वह होता है हड़प्पा। तो इसी आधार पर इसे क्या कह दिया जाता है, इसे कह दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता, है ना। क्या कह दिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता। तो हमने जो है यहां जान लिया कि इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमने जो है जान लिया। फिर उसके बाद हमने जो जाना वह था हड़प्पा सभ्यता। क्या जाना दूसरी बात हमने, हड़प्पा सभ्यता। ये दो बातें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर अगला जो आता है, इसे नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, यहां सब पे आप जो है क्यों लगाइएगा। इसे नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि सड़कें तो हैं लेकिन उतनी उन्नत किस्म की सड़कें अभी जो है नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में जो है व्यापार वगैरह जो है सड़क के माध्यम से जो है काफी कम मात्रा में होता था, काफी बाधित होता था, काफी कठिन होता था। तो ये लोग जो है प्रायः क्या करते थे कि नदियों के किनारे ही बसा करते थे, और नदियों के किनारे बसने के क्रम में जो है जल मार्ग से जो है व्यापार वगैरह जो है यातायात का साधन जो है काफी अच्छी मात्रा में, काफी अच्छी तरीके से जो है होता था। तो ऐसे में जो है व्यापार के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसी कारण जो है ये लोग नदियों के किनारे बसते थे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है नदी घाटी सभ्यता। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, और ये नदी घाटी सभ्यता इसे क्यों कहते हैं। और उसके बाद फिर अगला आता है कि इसे जो है प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। क्या प्रथम नगरीय सभ्यता इसे क्यों कहते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि पहली बार जो है नगरों का कॉन्सेप्ट जो है हमें इसी जगह दिखाई देता है ना। और यहाँ के नगर जो है काफी उन्नत किस्म के होते थे, है ना। तो इसीलिए जो है सबसे पहला जो है नगरीय जीवन हमें यही देखने को मिलता है, और इसके नगर वगैरह जो है काफी उन्नत किस्म के थे। अभी जब मैं इसका टर्न आएगा नगर वगैरह का तो थोड़ा बहुत जानकारी दे दूंगा। तो इसीलिए जो है इसीलिए इसी आधार पर जो है इसका नाम क्या रख दिया जाता है, तो इसका नाम रख दिया जाता है प्रथम नगरीय सभ्यता। फिर उसके बाद आप देखोगे इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता जो है इसे क्यों कहते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि ये लोग जो है मिश्रित धातु का जो है उपयोग कर रहे हैं, है ना। कांसा और टिन वगैरह को मिलाकर जो है, तांबा और टिन को मिलाकर जो है ये लोग क्या बना रहे हैं, कांसा बना रहे हैं। क्या, तो तांबा और टिन, तांबा प्लस टिन।
तांबा प्लस टिन को मिलाकर बराबर ये लोग क्या बना रहे हैं, कांसा बना रहे हैं। यानी कि ये लोग जो है मिश्र धातु का भी जो है मिश्रित धातु का भी प्रयोग करना सीख गए थे। तांबा और टिन को मिलाकर जो है कांसे का निर्माण कर रहे थे, कांसा बना रहे थे। तो इसीलिए जो है इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आप सभी को जो है यहाँ क्लियर हो गया होगा, यहाँ जो है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ मैं यह कह सकता हूं कि नामकरण वाली चर्चा जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नामकरण से जो है आपको कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रायः मैं देखता हूं कि हमारे जो मित्र साथी वगैरह हैं, इनके मन में यही डाउट बना रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता क्या सब एक ही है या अलग है। तो मैंने जो है पूरा शुरू से लेकर अंत तक जो है इसका काम तमाम कर दिया। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहां आपसे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का समय। सिंधु घाटी सभ्यता का समय, तो मैं यहां आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इसके समय को लेकर जो है इतिहासकारों में मतभेद है। और जहां इतिहासकारों में मतभेद हो तो समझ जाना कि वह जो है आपकी परीक्षा के दायरे से वह फैक्ट जो है दूर हो जाता है ना। जहां इतिहासकार आपस में जो है मतभेदता करते हैं किसी फैक्ट को लेकर, किसी डेट को लेकर, किसी डाटा को लेकर, तो वो जो है आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाना चाहिए। यही सबसे पहला नियम है। अगर पूछ लेता है आयोग, तो आयोग जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वह समझ लो फिर भांग खा के आया है या समझ लो मदिरा पान करके आया है। क्योंकि जहां इतिहासकारों में ही मतभेद है, ऐसे में अगर आप क्वेश्चन बनाते हो तो वहां आप किस आधार पर उस क्वेश्चन को बना रहे हो, ये तथ्य जो है आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और आप सभी जितने भी बच्चे हैं, आप सभी को ये जो है अधिकार है कि आप जो है चैलेंज कर सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है गलत है, ऐसा है, वैसा है। तो तमाम चीजें हैं। तो आप पहली बात यही जो है मान के चलना कि जहां इतिहासकारों में डाउट रहता है, कोई डेट जो है कंफ्यूजन में बनी रहती है, जिसका एक निश्चित डेट वगैरह नहीं रहता है ना, जो तिथि जो है मान्य नहीं होती है, सर्वमान्य नहीं होती है, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर ही रहती है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि इतिहासकारों में मतभेद है। यानी कि हम लोग जो जानेंगे डेट वो मोटा मोटी जानेंगे। और आप जो है इस क्लास को देखने के बाद अगर और भी कोई क्लास देखते हो तो पक्का मैं ये लिखित दे सकता हूं कि वहां जो है ये डेट डिफरेंस आपको मिलने वाली है, अलग आपको मिलने वाली है। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो इसलिए जो है आप इतिहास अगर किसी से भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी किसी से भी पढ़ रहे हो, तो केवल एक जगह से पढ़ना। जैसे आपने मान लो क्लास 6 की एनसीईआरटी आपको पढ़ना हो तो किसी एक टीचर से पढ़ना और उसी से पढ़ लेने के बाद फिर वही जो जितना मटेरियल उपलब्ध करा देता है उतना पढ़ लेना है। बाकी जो है कुछ भी कहीं से नहीं देखना है। दोबारा फिर भूल जाना है कि मुझे जो है एनसीईआरटी पढ़ना है या कुछ करना है ना। तो एक बार आपको पढ़ना है। जैसे आप इतिहास किसी से पढ़ रहे हो तो पूरा इतिहास जो है एक बार उसी से कंप्लीट कर लो, फिर दोबारा केवल आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो जैसे आज हम लोग जो हैं, आज हम लोग जब अपना डीओबी बताते हैं तो हम लोग जो है आधार कार्ड दे देते हैं, वोटर आईडी दे देते हैं, 10वीं की मार्कशीट जो है फेंक देते हैं कि लो देखो ये मेरी जन्मतिथि है और इतनी तारीख को, इतने दिन को जो है इस महीने जो है मैंने जो है जन्म लिया था और मेरे पास जो है जन्म कुंडली वगैरह भी है। तो यहाँ जो है देख सकते हो कि ले देख मेरे पास जो है जन्म प्रमाण पत्र है, देख लो मैं कब पैदा हुआ हूं, है ना। तो आज जो है आप ऐसे जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट उठाते हो और फिर उसके मुंह पे मार देते हो जब कोई जो है आपका डेट वगैरह पूछता है, आपका समय काल वगैरह पूछता है, तो है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे फेंक के मार देते हो कि ले देख मैं कब पैदा हुआ। तो उसी प्रकार से आप जब सिंधु घाटी सभ्यता का समय देखने जाओगे तो हमें मिलेगा लगभग 3000 बीसी। 3000 बीसी जो है इसका उद्भव जो है होता है ना, 3000 बीसी। और हम लोग जो है 2500 में आएंगे तो 2500 बीसी में जो है यह सभ्यता
अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। कहां पहुंचती है? तो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है ना। और फिर उसके बाद जैसे 2000 आप देखोगे, 2000 बीसी तक जैसे जैसे आएगा तो ये जो है अपने पतन की ओर जो है चली जाएगी, इसका जो है पतन हो जाएगा, है ना, उद्भव। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि कई जगह मैंने बताया ना कि इतिहासकारों में मतभेद है, तो ऐसे में जो है यह तिथि, यह डेट जो है अल्टर भी मिल सकती है, उनका भी मानना सही है, और ये भी जो है मोटा मोटी डेट है, सही है। तो आप जो है इन सबको जो है आधार बना के चलिएगा कि लगभग जब 3000 बीसी के आसपास हम देखते हैं तो इस सभ्यता का जो है क्या होता है, उद्भव होता है। और 2500 बीसी आते आते जो है ना, 2500 बीसी आते आते जो है ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, यानी कि उन्नत किस्म की ईंटें मिलने लगती हैं, उन्नत किस्म के मृदभांड वगैरह मिलने लगते हैं, उन्नत किस्म के सड़कें वगैरह जो है बनने लगती हैं। तमाम चीजें जो है उन्नत किस्म की हमें देखने को मिलती हैं। कब मिलती हैं? तो जब ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, और फिर धीरे धीरे जो है, यानी कि आप सभी ने सुना भी होगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। तो इसका जन्म हुआ है और इसकी जो है मृत्यु भी हो रही है। तो 2000 बीसी तक जब आप आओगे, इसे देखोगे, तो ये जो है अपने पतन की ओर जो है मुड़ जाएगी, इसका पतन जो है हो जाएगा। और पतन को भी लेकर जो है तमाम इतिहासकारों में अपना अलग अलग मत है, अपना अलग अलग विचार है, लेकिन उसमें भी क्लियर नहीं है कि इसी कारण से जो है पतन हुआ होगा। अभी जो है मैं लास्ट में जो है इसकी चर्चा आएगी तो वहां मैं बताऊंगा और चीजों को ये इस तरीके से समझाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि आज तो जो है आप जो है जन्मपत्री उठा के उसके मुंह पर जो है फेंक देते हैं कि जाओ ये ले जाओ। इस दिन मैं पैदा हुआ था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का समय अगर हम देखें तो इतने से लेकर इतने तक हम मोटा मोटी देख सकते हैं। और आगे यहां अगर देखोगे तो यहां हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। तो ये आप देख रहे होंगे, दो आदमी आपको झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं, और ये कह रहा है कि सर मैं तो झगड़ा करके जो है पड़ोसी का भी जगह जमीन जो है हड़प के उस पर भी जो है अपना कब्जा जमा लिया हूं, यानी कि मैं जो है हड़पी हूं, तो मैंने अपने जो है जमीन का विस्तार कर लिया, 2 हाथ और आगे बढ़ गया, पड़ोसी वाले में घुस गया, है ना। और ये शुक्र मनाओ, है ना, ये शुक्र मनाओ कि उत्तर प्रदेश जो है ये पाकिस्तान के बगल नहीं है, नहीं तो धीरे धीरे करके ये पूरा पाकिस्तान जो है अपने में मिला लेता है ना, पूरा उसका जगह जमीन पाकिस्तान वाले का हड़प लेते। तो इसलिए शुक्र मनाओ, पाकिस्तान वालों को ये शुक्र मनाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश हमारे बगल नहीं पड़ा, नहीं तो ये सारा जो है जगह जमीन काट लेता, अपने में मिला लेता, है ना। तो पाकिस्तानियों खुश हो जाओ थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश तुम्हारे बगल नहीं है, नहीं तुमको बहुत मारता। तो यहां देख रहे होंगे आप कि ये कह रहा है कि मैंने जो है अपने जगह जमीन का जो है विस्तार और कर लिया, क्योंकि मैंने अपने पड़ोसी का भी जगह जमीन जो है अपने में मिला लिया है। तो उसी प्रकार से यहां हमें देखना है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। तो आइए जो है इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण, फिर हम लोग देखेंगे पूरब, फिर हम लोग देखेंगे इधर पश्चिम, है ना। किसी चीज को दर्शाना हो तो आप भी जो है इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, ये प्राय जो है आसानी होती है ना, इससे आसानी होती है। तो यहां उत्तर में हम लोग देखेंगे तो यहां हमें मिलेगा जम्मू कश्मीर, क्या मिलेगा? तो जम्मू कश्मीर। और यहां हम लोग देखेंगे तो यहां जो है हमें मिलेगा बलूचिस्तान, क्या मिलेगा? बलूचिस्तान। और फिर उसके बाद यहां हम लोग देखेंगे तो यहां हमें मिलेगा यूपी, और यहां हम देखेंगे तो हमें जो है महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, है ना, महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विस्तार, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम लोग जो है विस्तार देखेंगे
तो यहां से लेकर यहां तक जो है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। यानी कि इतनी दूरी तक इसका विस्तार है, फिर भी इसमें जो है समरूपता के बिंदु पाए जा रहे हैं। देखो इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो उत्तर में हम लोग देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, और पश्चिम में देखेंगे तो बलूचिस्तान, और इधर जो है दक्षिण साइड आएंगे तो हमें महाराष्ट्र दिखेगा, और पूरब साइड में जाएंगे तो हमें उत्तर देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। तो इतनी दूर तक इसका विस्तार है, लेकिन यहां जो है क्या पाई जा रही है, समरूपता के बिंदु पाए जा रहे हैं। यानी कि अगर ईंटें बन रहे हैं तो सभी जगह जो है समान रूप से जो है ईंटें मिल रहे हैं, है ना। सभी ईंटें जो है समान हैं हर जगह के। मृदभांड बन रहा है तो हर जगह जो है समान प्रकार के मृदभांड हमें देखने को मिल रहे हैं। नगरों का नियोजन वगैरह अगर देखना हो तो हर जगह हमें एक प्रकार के नगर नियोजन वगैरह भी मिल रहे हैं, एक प्रकार के घर ही, जैसे एक प्रकार से जो है सभी जगह जो है हमें समान प्रकार के घर वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं, समान प्रकार की मुहर लिपियां वगैरह भी, है ना। सभी जगह से जो है हमें समान दिख रही हैं। यानी कि इतनी दूर तक इसका विस्तार होने के बावजूद आप लिख सकते हो, एक पॉइंट यहां लिख लीजिए ऐसे कि इतनी दूर तक, है ना, इतने विस्तृत क्षेत्र तक इसका विस्तार होने के बावजूद भी जो है इसमें समरूपता के बिंदु पाए जा रहे हैं। जैसे समान प्रकार की ईंटें, समान प्रकार के मृदभांड, समान प्रकार की जो है सड़कें, ठीक है, समान प्रकार के जो है घर, समान प्रकार के नगर वगैरह। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। हालांकि इसके अलावा भी, ये तो मैंने केवल एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है, फिर भी मैंने इतना बता दिया। अभी जो है इसमें और भी डीप में जाएंगे तो हमें और भी चीजें देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो है मांडा तक इसका विस्तार है। कहां तक, तो मांडा तक, है ना। जम्मू कश्मीर के मांडा तक जो है इसका विस्तार है। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे, ठीक है, पूरब की ओर देखेंगे तो हमें मिलेगा आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर और हुलास, यहां तक जो है इसका विस्तार है। और यहां आप देखोगे तो यहां एक शब्द लिखा रहेगा मेरठ। अभी आप देखोगे पीसीएस का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो 2005 के समय में जो है ना, सन 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सभ्यता का विस्तार जो है हमें गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक देखने को मिलता है। तो हो सकता है उस समय जो है एग्जामिनर जागरूक ना रहा हो सकता है आज से, क्योंकि कम से कम 19-20 साल पहले जो है की बात है, तब जो है चीजें और भी जो है इस तरीके से नहीं रही होंगी जो आज है। आज बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें जो है बदला गया है, जिन्हें जो है शुद्ध किया गया है। तो हो सकता है उन्हें पहले इतनी जानकारी ना हो, तो उन्होंने मेरठ के जगह जो है गाजियाबाद कर दिया था, और विकल्प में जो है हड़प्पा सभ्यता था तो हड़प्पा सभ्यता उसमें लगाना था। तो आपसे जो है हो सकता है वही क्वेश्चन फिर से दोहरा ले तो मेरठ की जगह पे जो है गाजियाबाद कर दे, तो आप जो है दिक्कत ना लेना, मुसीबत का सामना मत करना, है ना, रोने गाने मत लगना। आप कहना चलो ठीक है हड़प्पा सभ्यता जो है लगा देते हैं। तो यहाँ मेरठ की जगह पे आपको गाजियाबाद भी दिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका विस्तार अगर देखोगे तो यूपी का मेरठ है, मेरठ में आलमगीरपुर और हुलास तक जो है इसका विस्तार है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इतनी बात जो है आपने समझ लिया होगा, इतनी बात जो है आपने जान लिया होगा। और यहाँ बलूचिस्तान को अगर देखोगे तो बलूचिस्तान में आपको दिखेगा सुत कांगे डोर। क्या दिखेगा, सुत कांगे डोर। और महाराष्ट्र में आप देखोगे तो दायमाबाद तक जो है इसका विस्तार है, दायमाबाद, है ना। तो यहां तक जो है इसका विस्तार है। तो ये आप देख सकते हो इतनी दूर तक इतने विस्तृत
विस्तृत क्षेत्र पर इतने बड़े भूभाग पर फैले होने के बाद भी जो है इसमें समरूपता के बिंदु वगैरह पाए जा रहे हैं, तो आप इसे देख सकते हो और इसका विस्तार वगैरह जो है आप समझ सकते हो, जान सकते हो। हालांकि ये बातें जो है एनसीईआरटी ने जो है मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने जो है बता दिया ताकि जो है आपको दोबारा कभी भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह के विषय में ज्यादा कुछ जानकारी ना लेना रहे, ज्यादा कुछ पढ़ना ना रहे। तो इतनी बात जो है आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ चलते हैं। अब हम लोग देखो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के विषय में जानने वाले हैं। तो यहाँ आप जो है इनके नगरों वगैरह को जो है चित्र लगा हुआ है, एक बार जो है देख लीजिए। इनके नगरों को जो है एक बार आप देखिए। तो यहाँ आपको जहां तक आप देखोगे तो आपको लगेगा कि पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो आप सही जा रहे हैं और आपको जो है ईंटें पक्की ही लगाना है सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे बढ़े। आगे आप देखो यहाँ जो है नगरों के विषय में बताया जा रहा है ना, नगरों के विषय में बताया जा रहा है। तो नगर जो है प्रायः दो हिस्सों में बटे थे। कितने हिस्सों में बटे थे? तो दो हिस्सों में। ठीक है, नगर जो है दो हिस्सों में बटे थे या इससे ज्यादा हिस्सों में भी बटे थे, है ना। कहीं कहीं हमें जो है एक जगह ऐसा भी है, एक स्थान ऐसा भी है जहां दो के जगह जो है तीन हिस्सों में भी नगर बटा था। तो अगर हम प्रायः देखें तो 2 से 3 हिस्सों में जो है नगर बटा हुआ मिलता है। तो आइए दो की चर्चा पहले करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो अगर पूर्वी हिस्सा देखा जाए, है ना, तो दो हिस्सों में बटे होते थे या इससे ज्यादा हिस्सों में बटे होते थे। दो हिस्सों की हम लोग चर्चा करें पहले। तो एक हिस्सा हो जाता था पूर्वी और एक हिस्सा हो जाता था क्या? पश्चिमी हिस्सा, है ना। पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, है ना, दो हिस्सों में बटे होते थे। तो पूर्वी हिस्सा जो है ये बड़ा था और निचले इलाके में जो है बसा था, इसलिए इसे क्या कहा गया? तो यह जो है निचला नगर कहलाया। क्या कहलाया? निचला नगर कहलाया। और वहीं अगर हम पश्चिमी हिस्से की बात करें तो पश्चिमी हिस्सा जो है छोटा था, ऊंचाई पर बसा था, ये जो है नगर दुर्ग कहलाया। क्या कहलाया? तो ये कहलाया नगर दुर्ग। तो आपको समझ में आ गया कि नगर जो है प्रायः 2 या 3 हिस्सों में बटे होते थे। तो हमें दो हिस्सा देखना है। पहला हिस्से का क्या नाम है? पूर्वी हिस्सा, और दूसरा पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा जो है बड़ा था, निचले इलाके में बसा था, इसीलिए ये क्या कहलाया? तो निचला नगर कहलाया। और पश्चिमी हिस्से की बात किया जाए तो ये छोटा था, ऊंचाई पर बसा था, और इसे जो है क्या कहा गया? तो इसे नगर दुर्ग कहा गया, है ना। बहुत बार जो है छोटी परीक्षा में क्वेश्चन वगैरह यहाँ से बनाया गया है। तो आप जो है इसे छोटी परीक्षा वाले जितने भी हैं रट्टा मार जाओ, समझ जाओ, है ना। और यहाँ मैंने ये जो है ईंटें इसलिए लगाए हैं ताकि आपको जो है समझ में बनी रहे कि ईंटें जो है पकी होती थी, है ना, पकी होती थी। आप इसके समकालीन और भी सभ्यताओं को देखोगे तो वहां जो है ईंटें धूप में सुखाए जाते थे और उसके बाद जो है उनका प्रयोग किया जाता था। हो सकता है कि वहां उतनी संसाधन ना रही हो, है ना। हो सकता है यहाँ बहुत सारी संसाधन रहे हो, है ना। यहाँ वैसे भी जो है बहुत सारे संसाधन मौजूद थे, तो ये लोग जो है अपना लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था करके, है ना, तो ईंटों को पका लेते थे। तो आप देखोगे इसीलिए मैंने जो है डीएम नाम से जो है ये ईंट लगा रखा है ना, डीएम कलेक्टर एसपी। तो डीएम नाम से मैंने जो है ईंटें लगा रखे हैं। आपको अब जो है भुलाए नहीं भूलना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो ईंट वगैरह थे वह कैसे थे। तो आपको तुरंत बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट प्राप्त होते हैं, जो ईंट का प्रयोग होता है, वह पकी होती थी, है ना, पकाए जाते थे। तो इसीलिए जो है मैंने पक्के ईंट को यहाँ लगा रखा है। और ये आप देख ही रहे हो कि यहाँ जो है पकी ईंटों का जो है प्रयोग वगैरह किया जा रहा है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है धौलावीरा जो है 2 की जगह 3 हिस्सों में बटा था, 3 भागों में जो है बटा था। तो यहाँ आपने जाना कि नगर जो है प्रायः 2 हिस्सों में बटे थे, लेकिन एक आध उदाहरण हमें अल्टर देखने को मिलता है ना। तो ये 2 की जगह 3 हिस्सों में बटा था, है ना। ये 2 की जगह पे 3 हिस्सों में बटा था, जबकि अन्य जितने भी नगर पाए जा रहे हैं वह 2 ही हिस्सों में बटे थे, लेकिन ये वाला जो है 3 हिस्सों में बटा था। तो ये बात आपको जाननी है। यहाँ जो है मैं कहो तो स्टार वगैरह भी लगा दूं, है ना। तो आपसे जो है कथन के रूप में जो है दे दिया जाएगा इन दोनों में से, है ना, कि नगर जो है कितने हिस्सों में बटे थे, है ना। और ये वाला जो है आपको दे दिया जाएगा कि धौलावीरा वगैरह जो है
तो ये आप जो है नोट रखे रहिए, जिस भी तरीके से वो क्वेश्चन गढ़ेगा, जिस भी तरीके से पूछेगा, आपको अगर चीजें पहले से आगाह कर दी रहेंगी, पहले से जो है चीजें बता दी जाएंगी, तो आप जो है आसान वे में कर ले जाओगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपको मुसीबत नहीं आएगी। और देखो यहाँ कहा जा रहा है 4 दीवारियां पकी ईंटों से बनाई जाती थी, ये आप जो है नोट रखना है ना, नहीं तो किसी भी बार अगर पूछ लेगा तो आप कहोगे प्राचीन काल में हो सकता है कि ईंटें जो है पकाई ना जाती हो। तो अगर इस भूल में आप चले गए और ये जो है ख्याली पुलाव आपके मन में पका लिया है ना, आपके मन ने अगर इस तरह का ख्याली पुलाव पका लिया, तब तो आपका जो है गया, जो 1-2 नंबर मिलना रहेगा पीछे कर देगा। तो इसलिए जो है मैंने ईंटों के बारे में इतनी चर्चा ज्यादा कर दी। और ये आप देख सकते हो, यही वह नगर था जो 2 की जगह 3 हिस्सों में बटा था, 3 भागों में जो है बटा था। इतनी बात जो है आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ हम लोग देखेंगे बहुत सारे फैक्ट। क्या देखेंगे? बहुत सारे फैक्ट। तो आप यहाँ देखोगे मोहनजोदाड़ो को, तो मोहनजोदाड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे है। प्रायः आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है स्थल किस नदी के किनारे है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है स्थल दे दिया जाता है और राज्य दे दिया जाता है, 2 टाइप हुआ। और तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि स्थल दे दिया और वहां की जो है कौन सी विशेषता है, इस आधार पर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है 3 प्रकार के टाइप जो है यहाँ मिल गए, क्वेश्चन पूछने के 3 तरीके मिल गए। अब इन 3 तरीकों का उपयोग आपको करना है। तो मैंने कहा ना, मैं बीच बीच में जो है रणनीतियां भी बताता चलूंगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, बनेंगे कैसे, किस तरीके से, और कहाँ जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है और कहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला मैंने बता दिया ना कि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहनजोदाड़ो जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, है ना, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। और अगर आप लोथल को देखोगे तो लोथल जो है भोगवा, है ना, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और यह जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ जो है मैंने तीनों का तीनों जो है पैटर्न सहित जो है चीजें दे दिया है। और यहाँ मैंने कहा ना कि पूछेगा सबसे पहले कि ये स्थल जो है किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है, और यहाँ स्पेशल क्या पाया जा रहा है। तो यही चीज जो है आपको जानना है कि इन तीनों जगहों से भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, भंडार घर मिले हैं। कहां कहां से? तो मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया और लोथल हो गया। इन तीनों जगहों से क्या मिले हैं? तो भंडार घर मिले हैं, है ना, भंडार गृह, जहां अनाज वगैरह जो है रखा जाता था। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि गोदाम मिला था, है ना। आज भी जो है गोदाम में जो है बहुत सारा अनाज वगैरह रखते हैं। आप सभी ने जो है एक डायलॉग सुना होगा अमरीश पुरी का, है ना। तो वो जो है कहते हैं कि आप सभी को जो है अनाज मिलता रहेगा, और अपने नौकरों को आदेश देते हैं कि जाओ मेरे गोदाम से जो है उठा के लाओ। और उसमें से एक आदमी कहता है कि ठाकुर कहो तो इनके अंगूठे जो है ले लूं कागज पे। तो कहते हैं नहीं, पहले इन्हें हराम की खाने की आदत लगने दो, फिर उसके बाद, है ना। तो उसी प्रकार से आप देखोगे तो ये जो है ठाकुर का समझ लो गोदाम था, है ना, उसी अमरेशपुरी का गोदाम था। और फिर यहाँ जो है आप देखोगे कालीबंगा और लोथल से जो है अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। देखो भंडार घर से क्या निकलता है कि इनके पास जो है काफी मात्रा में चीजें होती थी, और ये लोग जो है इकट्ठा रखते भी थे। और इससे यह भी निकलता है कि कोई लोग हो सकता है बड़े बड़े हो, है ना, काफी लोग काफी बड़े बड़े हों, तो इसलिए हो सकता है उनके गोदाम में जो है चीजें जमा की जाती हो या रखी जाती हो, कुछ भी बात निकल के आती है। और यहाँ देखोगे तो कालीबंगा है और लोथल है, तो यहाँ दोनों जगह से क्या मिल रहा है? अग्निकुंड मिल रहा है। ऐसी बात जो है आपकी एनसीईआरटी कह रही है, आपकी एनसीईआरटी बता रही है। तो कालीबंगा और लोथल से क्या मिल रहा है? तो अग्निकुंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कालीबंगा लोथल से अग्निकुंड मिल रहा है। और अग्निकुंड से आप समझ सकते हो कि ये लोग जो है कर्मकांड वगैरह, पूजा पाठ वगैरह जो है करने लगे थे, है ना। कर्मकांड वगैरह जो है आहुति वगैरह, है ना, इससे जो है यज्ञ वगैरह के प्रमाण मिलते हैं। तो आपने समझ लिया। अगर आपसे जो है यही चीज बदल दिया जाए कि बताओ कहां से जो है हमें यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं,
यहाँ आपको मैंने क्या पढ़ाया, अग्निकुंड, है ना, क्या पढ़ाया, अग्निकुंड। अगर यही अग्निकुंड का नाम बदल के यज्ञ के साक्ष्य पूछ ले तब क्या करोगे? तो आपको जो है अगर चीजों को समझ के नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। है ना, जैसे यहां से अगर अग्निकुंड हटा दे, है ना, अग्निकुंड हटा दे और आपसे कहे कि बताओ कहां से जो है यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं, तो अग्निकुंड यानी कि यहाँ जो है यज्ञ हवन वगैरह होता रहा होगा, होता रहा होगा। तो आपसे अगर मान लो ये सेंटेंस बदल दे, कथन वगैरह बदल दे, स्टेटमेंट बदल दे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे यहां देखोगे कि बनावली, है ना, बनावली, बनावली से जो है हल के खिलौने के जो है साक्ष्य मिले हैं। आपसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपने देखा ही है कि हड़प्पा वाले जो है तमाम प्रकार के फसल वगैरह उगा रहे हैं, तमाम प्रकार के इनके यहाँ गोदाम वगैरह हैं, तो आप जो है तुरंत चले जाओगे कि हाँ इन्होंने जो है हल वगैरह का जो है प्रयोग कर लिया होगा। तो यहाँ हल वगैरह का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है हल का जो फाल है उसमें लोहे वगैरह का फाल जो है नहीं लगा है, अभी जो है ये लकड़ी का ही बन रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लोहे के फाल होते थे, लोहे के हल होते थे, तो आप जो है तुरंत उसे काट देना, क्योंकि वो जो है लकड़ी के बने होते थे। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा जो है इतिहासकार बताते हैं कि जब लकड़ी का रहा होगा तो उसे जो है जीव जंतु खाकर नष्ट कर दिए होंगे, तो इससे जो है उसके साक्ष्य हमें नहीं मिल पाए हैं, लेकिन खिलौने मिले हैं। तो खिलौनों के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग जो है हल वगैरह का प्रयोग करते थे, लेकिन ये लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, ये बात आप नोट रखना। अगर जैसे ही पूछ लिया जाए कि सिंधु वाले जो है, हड़प्पा वाले जो है लोहे के हल का प्रयोग करते थे, वहीं तुरंत आप जो है उस स्टेटमेंट, उस कथन को जो है कट करके चले आना। तो ये भी जो है आपकी बात समझ में आ गई होगी, इतना जो है आपने समझ लिया। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, यहां से जो है आपको एनसीईआरटी की औकात भी समझ में आ रही होगी कि कैसे जो है यहीं से अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाएं तो यही जो चीजें बताई जा रही हैं यहीं से जो है क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं, भारी मात्रा में पूछे गए हैं। तो ऐसे में हमें जो है इसकी औकात भी क्या हो गई, पता चल गई। यहां अगर आप देखोगे तो लोथल, लोथल से जो है क्या मिल रहा है, तो मनका निर्माण का कारखाना मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो मनका निर्माण का जो है कारखाना मिल रहा है ना, मनका निर्माण का कारखाना मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो मनका निर्माण का जो है कारखाना मिल रहा है, मनका निर्माण का कारखाना। तो इसलिए जो है इस दृश्य से जो है इस आधार पर जो है ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो है क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। इस आधार पर ये वाला क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि बताओ मनका निर्माण का कारखाना जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में किस जगह से मिला है, तो आप तुरंत का तुरंत लगाना क्या, लोथल। और लोथल की जो है कई सारी विशेषताएं हैं, आप जो है देखकर आते ही होंगे। और आप सभी से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, कई बार जो है पूछ भी लिया गया है, और इस तरीके से जो है वह गढ़ा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कपास से परिचित नहीं थे। इसी तरीके का जो है कई तरीके का क्वेश्चन बनाता है, कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है कपास से परिचित नहीं थे, वो लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, वो लोग घोड़े से नहीं परिचित थे, तमाम प्रकार के जो है इसी तरीके से क्वेश्चन बना देता है। तो आप सभी को जानना है कि कपास की खेती को ये लोग जानते थे, है ना, कपास की खेती को क्या करते थे ये लोग जानते थे। तो आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा वासी जो है, सिंधु वासी जो है कपास से परिचित नहीं थे, तो तुरंत आप उसे काट देना और कहना कि परिचित थे। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये वाली लाइन जो है आपकी दे दी गई है। हालांकि मेहरगढ़ नहीं शामिल किया गया है, उसमें केवल पूछा गया था कि कपास से परिचित थे कि नहीं, तो ये वाली लाइन आपको ध्यान देना है। और ये भी जो है आपका कईयों बार पूछ लिया गया है कि महान स्नानागार जो है कहां से मिला है, तो आपको बताना है मोहनजोदाड़ो, है ना, मोहनजोदाड़ो। और इस पर जो है फिल्म बनी होगी, तो फिल्म में भी जो है आपने काफी कुछ देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे
आपने अभी पीछे सुना, क्या सुना था? महान स्नानागार, है ना। तो ये महान स्नानागार क्या होता है? तो आप सभी देखे होंगे, इसे जो है आज जो है वर्तमान में किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? तो आज जो है इसे स्विमिंग पूल के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया है ना, स्विमिंग पूल। ठीक है, ये जो स्नानागार है इसे आज क्या प्रयोग कर दिया गया है, किस रूप में जो है इसको नाम बदल दिया गया है, किस रूप में जो हम इसका उपयोग करते हैं? तो हम इसका उपयोग जो है आज स्विमिंग पूल के रूप में करते हैं। तो आपका चीज जो है मैंने और भी आसान कर दिया, अब जो है आप समझ जाओगे। जैसे ही मान स्नानागार की चर्चा आएगी वैसे आपको तुरंत याद करना है स्विमिंग पूल, है। तो तुरंत जो है आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से जो है दो तरफ से इसमें उतरने के लिए जो है सीढ़ी वगैरह बनाई गई है ना। दो तरफ से जो है उतरने के लिए इसमें सीढ़ी बनाई गई है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है ईंटें वगैरह का प्रयोग जो है किया गया है, पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। और जो है रिसाव रोकने के लिए, है ना, जैसे आज जो है मान लो आपका छत अगर टपक रहा हो तो उस पर जो है कुछ ना कुछ आप जो है सिलमिट मोरंग वगैरह जो है लगा के जो है प्लास्टर मार देते हो, है ना, ताकि जो है छत वगैरह से पानी ना टपके, है ना। जैसे दीवार उवाल से अगर आपके पानी आती है तो आप जो है कुछ ना कुछ इसमें उपाय करके जो है उसको प्लेन कर देते हो, उसको प्लास्टर कर देते हो, ताकि जो है पानी पसीज कर ना आए। तो उसी प्रकार से ये लोग जो है चारकोल की परत वगैरह बिछा देते थे, ताकि जो है पानी का रिसाव वगैरह को जो है हम लोग रोक सकें। तो ये आप देख सकते हो। और यहां से आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा, यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो और किस तरीके से पूछ सकता है, आपसे कहेगा कि महान स्नानागार में पानी सिंधु नदी से भरा जाता था। तो आप तुरंत जो है उसे कट कर देना, क्योंकि यहाँ पानी जो है कुओं से भरा जा रहा है। और जब इसका उपयोग कर लेते थे, है ना, विशेष अवसरों पर, है ना, कुछ विशेष अवसर होता रहा होगा तो इसका जो है उपयोग करते होंगे, इसमें पानी वगैरह भरते रहे होंगे। और जब उपयोग खत्म हो जाता होगा तो इसको जो है पानी निकाल देते थे, एक अलग से जो है यही नीचे से जगह बनाए रहते थे। और उसी में जो है, जैसे आप अगर ट्यूबवेल देखे हो तो उसमें जो है नीचे से थोड़ा पाइप वगैरह लगाया रहता है। जब 2-4 दिन हो जाता है, पानी थोड़ा सड़ने टाइप का लगता है, काई वगैरह जमने लगती है, तो उसमें नीचे से जो है वही पाइप जो है निकाल दिया जाता है और सारा पानी जो है निकल जाता है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ किनारे में जो है पाइप वगैरह लगी रहती थी और उसके रास्ते जो है इसे खाली कर दिया जाता था। तो पहली बात जो है आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ठीक है। यहां मैंने लिख इसलिए दिया है, देखो एनसीईआरटी ने जो है पूरा का पूरा जो है डिफाइन कर दिया है कि पानी जो है कुएं से भरा जाता था, उपयोग के बाद जो है इसे खाली कर दिया जाता था। तो यही जो है आपको आपसे गलत कराने के लिए कि रट्टा मार के आए हो कि चीजों को समझ कर आए हो, इसी दोनों चीज का निर्धारण करते हुए इसी को जानने के उद्देश्य से जो है क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा कि महान स्नानागार में पानी जो है सिंधु नदी से भरे जाते थे, नहरों से भरे जाते थे। तो आप जो है तुरंत काट देना, कहना कि वो जो है पानी कहां से आता था, तो पानी कुएं से आता था और उसके बाद में उपयोग कर लेने के बाद जो है इसे खाली कर दिया जाता था। आप सभी ने महाकुंभ को देखा होगा, कितने बड़े जो है आयोजन वगैरह कराए जा रहे थे, विशेष अवसर था और तब जो है लोग काफी मात्रा में वहां गए थे और स्नान वगैरह भी किए थे। तमाम पीपा पुल वगैरह बने थे, बाद में जो है उनको हटाया भी जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से समझ लो कोई खास जो है आयोजन वगैरह, जैसे मान लो राखी हो गया, गुड़िया हो गई, है ना, तमाम प्रकार के जो आते हैं, है ना, त्योहार वगैरह, तो समझ लो अच्छे अच्छे त्योहार पे इसमें पानी वगैरह भराया जाता होगा और उसके बाद सब नहाते रहे होंगे। तो इतना आपको समझना, ये वाली लाइन आपको जरूर नोट रखना है कि इसमें पानी कहां से भराया जाता था, पानी कहां से भरा जाता था। मान लो यही अगर पूछ लेगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा आप सभी का। उसके बाद जो चीज थी सारा कुछ मैंने बता ही दिया, यहीं लिखा गया है वो कि इसे बनाने में जो है ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। रिसाव को रोकने के लिए जो है चारकोल की परत वगैरह बिछाई और चढ़ाई जाती थी। उतरने के लिए जो है दोनों तरफ से सीढ़ियां वगैरह बनाई जाती थी। इसको मैंने समझा दिया है, यही चीज यहाँ लिखी गई है। जो ज्यादा जिस पर फोकस करना है आपको वो ये है, इसको मैं 10 बार इसलिए बोल चुका है ना, ताकि इस पर जो है आपकी निगाह टिकी रहे, बनी रहे। आगे बढ़ेंगे, आगे यहां आप देखोगे घर। तो घर कैसे बने होते थे, तो घर जो है 1 या 2 मंजिला होते थे। और आजकल के अगर घर को देखोगे तो आसमान को छूता हुआ दिखेगा, है ना।
पता नहीं कितने कितने तल्ले तक ले जाते हैं ना, पूरा आसमान तक जो है चाह रहे हैं कि हम जो है प्रभु से जो है जब ऊपर एकदम ऊपर वाले तल्ले पर पहुंच जाएं, ऊपर वाले मंजिल पर पहुंच जाएं, तो जैसे ताकि जो है गॉड वगैरह अगर सामने दिखे तो हाय बाय कर ले, है ना, प्रभु वगैरह से, तो एकदम आसमान को छूते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो घर जो है 1 या 2 मंजिले थे, है ना, कहते नहीं कि हमारा जो है घरवा 2 तल्ला के है, तो उसी प्रकार से घर जो है 1 या 2 मंजिला होते थे। ये हो गया। आंगन के चारों ओर जो है कमरे बने होते थे, जैसे मान लो ये आपका आंगन हो गया, तो इधर जो है चारों तरफ जो है कमरे वगैरह बने होते थे। और जो अभी जो है पुराने समय के होंगे, आज से 10-12 साल के पहले के लोग होंगे, तो उनसे पूछना, वो सब जो है इसका प्रैक्टिकल किए होंगे, जो गांव से जुड़े होंगे। आज भी जो है अभी भी जो है कुछ अवशेष इसके बचे हुए हैं। आंगन में जो है कुएं होते थे या जो है नल वगैरह होता था, और चारों तरफ जो है कमरे बने होते थे, जिसे आज भी जो है भित्तर वगैरह के नाम से जानते हैं, है ना। तो आप सभी ने सुना होगा, अगर गांव से होंगे तो आप अपने दादी दादा वगैरह लोग से पूछिएगा, भित्तर, है ना, तो भित्तर, है ना, जिससे अंगना, आंगन को कहते थे अंगना, और उसके चारों तरफ जो कमरे वगैरह बने होते थे उसको कहते थे भित्तर, और जो आपका हैंडपंप होता था उसको कहते थे नलका, और जो कुआं होता था उसको कहते थे कुआं, कुआं क्या कहते थे, हाँ ऐसे कुछ करके कहते थे, हाँ इंदारा, इंदारा कहते थे, है ना। तो आप जो है इंदारा को जान लिए। तो इतना हो गया। और यहाँ देखोगे कि घरों में जो है अलग अलग स्नानागार होते थे, और जो है अलग अलग कुएं होते थे। आंगन में जो है एक अलग स्नानागार, एक कुआं होता था। आज भी जो है प्राय ऐसे ही बन रहा है ना। आज भी जो है घरों में एक अलग से जो है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, उसको जो है अलग तरीके से बना दिया गया है। तो आप सभी इसे देख सकते हो। तो जो समझाना था वो चीज मैंने समझा दिया। और वहीं अगर नाले की बात की जाए, तो नाले आप देख सकते हो किस तरीके से, कितने उन्नत किस्म के ईंटों वगैरह का प्रयोग करके कितने अच्छी तरीके से जो है बनाया गया है। समझ लो ये वाली नाली हो गई, है ना, ये घर की नाली हो गई, और घर की नाली को जो है मेन नाली से जोड़ दिया जाता था, और इसका जल जो है, इसका जो निकलता था पानी वगैरह, इसे जो है गांव के बाहर निकाल दिया जाता था। तो एकदम उन्नत किस्म की। और यहाँ देखोगे कि ढके हुए नाले वगैरह होते थे, और एक मेन होल वगैरह बनाया जाता था, ताकि अगर मान लो उसमें जो है कुछ फंस जाता है तो उसको जो है आज तो जो है अभी मैला ढोने वगैरह पर जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन आज भी जो है कई ऐसे समुदाय हैं, कई ऐसे जो है व्यक्ति हैं जिन्हें जो है गटर में उतारा जाता है, ताकि वो जो है हाथ से मलबा वगैरह जो है साफ कर सकें। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो है लोग अपने हाथों वगैरह से जो है साफ वगैरह करते रहे होंगे नाली वगैरह, या तो नौकर वगैरह रहे होंगे कि वो जाते हैं तो साफ अपना करते हैं। तो ये देख सकते हो। और यहाँ आपको दिखेगा मृदभांड, और इसका कलर आप देखोगे तो लाल रंग का है, ये मिट्टी का बर्तन। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। तो ये आपको लाल लाल दिख रहा होगा मिट्टी का बर्तन, और इसमें दिख रहा होगा काले रंग की जो है चित्रकारी, है ना, काले रंग से जो है इस पे कुछ ना कुछ जो है खुरापात किया गया है, कुछ ना कुछ जो है इस पे उकेरा गया है ना। जैसे आप कढ़ाई वगैरह करते हो तो ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है इन्होंने क्या किया है, खुरापात किया है ना। यहाँ आप नगरों को देख सकते हो, घरों को देख सकते हो, तो यहाँ 1-2 मंजिला आपको दिख रहा होगा, है ना, घर 1-2 मंजिला दिख रहा होगा। तो ये आप लाल लाल बर्तन देख रहे हो, और लाल रंग पे जो है काले रंग से जो है चित्रकारी वगैरह की गई है, खुरापात किया गया है, तमाम प्रकार के जानवर वगैरह को बनाया गया है। तो ये यही लिखा गया है कि काले रंग से जो है डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। इतनी बात जो है आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ चलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ दिया गया है मनका, है ना। तो मनका जो है कार्नेलियन पत्थर से बनाए जाते थे। हालांकि ये बातें एनसीईआरटी ने कही है, और काफी छोटी छोटी बातें कही हैं, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। तो आपको ये जानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में मन के वगैरह बनाए जाते थे, मन के का निर्माण जो है कार्नेलियन पत्थर से होता था। तो ये आप देख सकते हो मनकों को।
तो आज आप सभी देखते होंगे कि तरह तरह के जो है लोग अंगूठी पहनते हैं, है ना, माला वगैरह पहनते हैं ना, कंठी टाइप का पहनते हैं। तो उसमें आप देखोगे काफी जो है अच्छे अच्छे पत्थर, है ना, काफी जो है चमकीले चमकीले अच्छे अच्छे पत्थर। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूंगा है ना, इतना महंगा है, इस पहाड़ का है। तो ये पत्थर होते थे, काफी जो है सुनहरे होते थे, देखने में अच्छे होते थे। तो आज भी जो है लोग अंगूठी वगैरह पहनते हैं। हालांकि जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता को और विस्तार से पढ़ाऊंगा, विस्तार वे में पढ़ाऊंगा, तो चीजों को जो है और भी अच्छी तरीके से बताऊंगा। यहाँ बस इतना ही जान के हमें आगे बढ़ लेना चाहिए। तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये पत्थर वगैरह है ना। उसके बाद यहाँ आप देखोगे लिपिक को। तो लिपिक, आपको अगर सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा शब्द दिखे, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा शब्द दिखे, तो आप उसे पैसे से मत जोड़ना, उसे कहना कि वह मुहर है ना। मुद्रा को पैसा मत समझना, क्योंकि पैसे वगैरह का विकास यहाँ नहीं हुआ था। तो आप कहोगे सर कैसे ये लोग जो है अपना चीज वगैरह सामान वगैरह खरीदते बेचते थे? तो इनके यहाँ चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि एक चीज दो दूसरा ले, है ना, एक चीज दो दूसरा ले जाओ, है ना, बराबर बराबर। तो ये था, पैसे वगैरह का जो है सचार नहीं था, चलन नहीं था। तो अगर यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा शब्द का प्रयोग हो, तो आप समझ जाना कि ये बात जो है मुहरों के विषय में कही जा रही है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है लिपिक। तो लिपिक लोग जो है मुहरों पर कुछ लिखते थे। हालांकि आज भी जो है इसके मुहरों को हम पढ़ नहीं पाए हैं, है ना, पढ़ नहीं पाए हैं। और हमें जो है इसकी जानकारी जो है पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जो है इस कालखंड की जानकारी जान मिलती है ना, मिलती है, प्राप्त होती है। तो इसीलिए जो है इसे आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखते हैं, है ना, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कालखंड को जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है आप देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये भी आपने जान लिया। और यहाँ आपसे लिखा गया है फेयंस, है ना, फेयंस। तो फेयंस से बनी जो है तकलियां, है ना, फेयंस से बनी तकलियां जो है हमें सूत काटने की ओर जो है इशारा करती हैं, इंगित करती हैं कि ऐसा सूत वगैरह जो है इससे काटा जाता होगा। तो आप ये भी जान सकते हो कि हाँ सूत वगैरह जो है काटा जाता था। जब सूत काटा जा रहा है तो कपास जो है यहाँ मिलेगा, ये बात आप नोट रखना, है ना। तो ये जो तकलियां हैं फेयंस की बनी। और बाकी फेयंस का निर्माण कैसे हो रहा है? तो ये कृत्रिम तरीके से बन रहा है ना, कृत्रिम तरीके से बन रहा है। ये भी बात आपने जान लिया। यहाँ आपसे दिया गया है बाट। ये बाट वगैरह को जो है आप इस प्रकार से देख सकते हो। ये हो गया फलक, है ना, ये बाट हो गया। तो बाट यानी कि बट्टा बटखरा। आप सभी जो है तौलने वगैरह के लिए अगर आप जो है तराजू वगैरह का प्रयोग करते हैं तो वहां आपको लगता है बट्टा बटखरा। तो उसी बट्टे बटखरे को जो है यहाँ क्या कहा जा रहा है? बाट कहा जा रहा है। ये बाट जो है किसके बने होते थे? चर्ट पत्थर के बने होते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बाट किसके बने होते थे, तो आप कहना चर्ट पत्थर के। अगर फलकों की बात की जाए तो किसके बने होते थे, तो आप कहना चर्ट पत्थर के। समझ में आई बात? इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। इतना जो है आप सभी ने समझ लिया होगा। इतना जब आप सभी समझ लेते हो तो अब जो है यहाँ दिया गया है आयात। ये लोग जो है किस चीज का आयात करते थे? तो तांबे का आयात जो है ये लोग राजस्थान और ओमान से करते थे। तो ये प्रायः जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि ये लोग जो है कहाँ से कौन चीजों का जो है आयात वगैरह करते थे। तो ये आप जान लो। और मैंने जो है ऊपर लगा रखा है कि आयात और निर्यात किसे कहते हैं, तो इसीलिए मैंने लगा दिया ताकि जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो आयात और निर्यात में, है ना। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ लिखा भी गया होगा कि किसी देश में विदेशी देशों से वस्तुओं या सेवाओं को जो है लाने को आयात कहते हैं, और किसी देश से विदेश देशों में वस्तुओं या सेवाओं को भेजने को जो है निर्यात करते हैं, है ना। समझ लो अगर मैं कुछ चीज जो है बेचने जा रहा हूं, तो मैं जो है अपने देश के बाहर अगर कुछ चीज बेचने जा रहा हूं तो समझ लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। भेजने को जो है निर्यात कहते हैं, यानी कि मैं लेकर जा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? निर्यात कर रहा हूं, निर्यात कर रहा हूं, निर्यात कर रहा हूं। आयात, आयात यानी कि आयात, आओ आओ आओ, है ना, आओ आओ आओ, आ से आओ, आ से आयात।
है ना। तो आयात जो है आप देख सकते हो, ठीक है, आयात, आयात और निर्यात। तो क्या क्या ये लोग कहां कहां से मंगा रहे हैं, तो तांबा मंगा रहे हैं राजस्थान से, ओमान से मंगा रहे हैं, टिन मंगा रहे हैं ईरान से, अफगानिस्तान से, और सोना जो है कर्नाटका से मंगा रहे हैं, और बहुमूल्य पत्थर वगैरह ये लोग जो है गुजरात, इधर ईरान, इधर जो है अफगानिस्तान वगैरह से जो है मंगा रहे हैं। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। यहां आपसे दिया गया है तमाम और भी बातें। तो यहाँ दिया गया है कि लोग जो है नगरों के अलावा जो है गांवों में भी रहते थे, ठीक है। लोग जो है गांवों और शहरों के अलावा जो है गांवों में भी रहते थे। ये लोग क्या करते थे, अनाज वगैरह जो है उगाते थे और जानवरों वगैरह का जो है पालन वगैरह करते थे। तो यहाँ आप जो है खाने वगैरह का दृश्य दिया गया है, यहाँ जो है पशु वगैरह का दृश्य दिया गया है, गेहूं वगैरह का जो है दृश्य दिया गया है ना। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो है गेहूं दिख रहा है, दाल वगैरह दिख रहा है ना। ये लोग जो है गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, दाल उगाते थे, मटर उगाते थे, धान उगाते थे, तिल वगैरह वगैरह उगाते थे, सरसों वगैरह जो है उगाते थे। और यहाँ देखोगे हड़प्पा कालीन जो है हल जो है लकड़ी के बनाए गए थे। ये बात जो है आप नोट रखना, ये बात आप जो है क्या करना, तो नोट रखना। आगे बढ़ेंगे, सभ्यता का अंत। सभ्यता के अंत को लेकर जो है तमाम इतिहासकारों में अलग अलग अपना मतभेद है। तो ऐसे में जो है हमें उन मतभेदों में नहीं उलझना चाहिए। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वमान्य विचार कौन सा है और सबसे कम मान्य विचार कौन सा है। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे कम मान्य विचार यह है कि आर्यों का हमला। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों का हमला हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये इसलिए सबसे कम मान्य है क्योंकि आप सभी देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कितने उन्नत थे, और वहीं आर्य जो है जब आ रहे हैं तो उनका जीवन दशा कैसा है, घुमंतु वगैरह है। यानी कि वो लोग खुद ही तरस रहे हैं, इधर उधर घूम टहल रहे हैं आर्य लोग, और इनको कैसे वो लोग जो है परेशान कर सकते हैं, आहत कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, उनसे ज्यादा जो है स्मार्ट हैं हर चीजों में। इसलिए जो है ये मान्य जो है सबसे कम हो जाता है आर्यों का आक्रमण वगैरह। बाकी जब मैं स्टैंडर्ड क्लास वगैरह कराऊंगा तो वहां जो है चीजों को एक सीक्वेंस से अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट कराऊंगा। तो आप सभी जो है निश्चिंत रहिए। यहाँ आपसे दिया जा रहा है मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर जो है कचरे के ढेर लगने लगे, जल निकासी प्रणाली जो है नष्ट हो गई, सड़कों पर ही जो है झुग्गीनुमा घर वगैरह जो है बनाए जाने लगे। लोगों ने जो है अचानक इन नगरों को जो है छोड़ दिया, लेखन मुहर बाटों आदि का जो है प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से जो है कच्चे माल का आयात वगैरह जो है कम हो गया, है ना। तो ये जो है कुछ कारण है इसके पतन के विषय में, है ना। जैसे आपको मान लो मेंस वगैरह के दृश्य से जो है क्वेश्चन दे दिया जाए तो यही दो चार फैक्ट जब आप फेंक के मारोगे, ये दो चार फैक्ट जब आप फेंक के मारोगे तो एग्जामिनर को जब लगेगा ना तो एग्जामिनर कहेगा वो क्या अच्छा लिखा है, इसको तो नंबर दे देना चाहिए। तो इसी तरीके से जो है चीजों को आपको फेंक के मारना है। तो ये चीज आप जो है नोट कर लो, ये चीज जो है आप ध्यान में रख लो, है ना। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ की वजह से जो है इसका विनाश हो गया, पतन हो गया, और कुछ लोग कहते हैं कि जो है सुनामी वगैरह आ गया, भूस्खलन वगैरह आ गया, है ना, भूकंप वगैरह आ गया, और कुछ लोग जो है प्राकृतिक कारण वगैरह बताते हैं, कुछ लोग जो है पर्यावरण का कोप वगैरह बताते हैं। तो तमाम सबके जो है अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग नदी के किनारे जो है बसते थे, साधारण बाढ़ तो इनको जो है कुछ भी इनका प्रभावित वगैरह नहीं कर सकती, है ना। और मान लो बाढ़ से ये लोग जो है बिछड़ जाते या जो है प्रभावित हो जाते तो क्या एक ही जगह जो है वो तो प्रभाव होता है ना। तो इतने बड़े विस्तार, इतने बड़े क्षेत्र में फैले होने के साथ जो है इनका पतन जब हो गया, हर जगह पतन हो गया, तो ये कोई छोटी मोटी कारण नहीं थी, ये बहुत ही बड़ा कारण था। आज भी जो है इतिहासकार आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ऐसे में जो है हमें यही चीजें जान लेना चाहिए। और मैं जो यहाँ चीजें छोड़ रहा हूँ, जो चीजें छोड़ रहा हूं उसे मैं स्टैंडर्ड क्लास में बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी का दायरा है, इसे हमें तोड़ना भी ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो जो है चीजें और भी ऊपर से उड़ने लगेंगी, जाने लगेंगी। तो ये बातें जो हैं, ये बातें आप नोट रखना। ये आप जो है
ये बातें जो है पीटी में तो पूछा ही जाएगा, पीटी के लिए जो है महत्वपूर्ण है ही, प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आप जब इसे लिखित परीक्षा में, किसी भी लिखित परीक्षा में फेंक के मारोगे तो एग्जामिनर को ये लगेंगे और काफी अच्छे तरीके से लगेंगे और आपको जो है अंक वगैरह भी मिलेगा। और वहीं अगर हम मिस्र के शासकों की बात करें तो ये जो है ये लोग बड़े बड़े पिरामिड वगैरह बनाते थे और इसी पिरामिड में जो है शव वगैरह को जो है सिज के रखते थे, जुगा के रखते थे, बचा के रखते थे और जो उसे रखते थे है ना, इसी में दफना देते थे और जुगा के रखते थे, उसी को जो है क्या कहते हैं, तो मम्मी कहते हैं। तो वही बात जो है यहाँ लिखी भी गई होगी कि राजाओं के मरने के बाद जो है उनके शवों को इसी पिरामिड में जो है दफना कर रखा जाता था, जिसे जो है मम्मी कहते हैं। और इन्होंने जो है बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें जो है पिरामिड कहते हैं। तो ये लोग जो है मिस्र के शासक वगैरह क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है पिरामिड बना रहे हैं, कब्रस्तान बना रहे हैं ना, मकबरे बनवा रहे हैं, यही पिरामिड है। और इसी के अंदर जो है शव वगैरह को जो है उसी में दबा के रख देते थे है ना, सिज के रख देते थे, पेटी वगैरह बनाते थे, उसी में जो है लपेट के जो है शव को बढ़िया से जो है अच्छे तरीके से लपेट के रख देते थे और उसी में जो है पड़ी रहती थी। तो इसी को जो है ये लोग क्या कहते हैं, मम्मी, पिरामिड, मकबरे। ये 2-3 शब्द हैं, आपको जो है जान लेना चाहिए। हालांकि बहुत पहले जो है यहाँ से क्वेश्चन वगैरह जो है पूछे गए हैं, अब क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है काफी कम है, लेकिन हो सकता है अभी एसएससी वालों को तो आपने देखा ही होगा है ना,